नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है या यूं कहें कि आज जिसको हम लोग पढ़ेंगे वो बिंदुसार के बारे में है। बिंदुसार के मतलब ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य का ये पुत्र तथा अशोक महान का ये पिता है। बिंदुसार यद्यपि कि अपने शासन काल की में बहुत सारे राज्यों का विजय प्राप्त किया और साथ ही साथ अपने पिता के जो भी विजित राज्य क्षेत्र थे उनको भी ये संभाले रखा। यूं कह ले कि ये बिंदुसार जो है अपने आप में कई नामों से ये जाना जाता है। इसको कई नाम दिया गया है और इन नामों में सबसे ज्यादा जो नाम फेमस रहा है अमित्रघात। अमित्रघात का अर्थ ये होता है कि शत्रुनाशक। शत्रुनाशक का सेंस कि अपने राज्य क्षेत्र में वो उन राज्यों को विजय प्राप्त किया था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य भी प्राप्त नहीं किए थे। या यूं कह लें कि अपने पिता द्वारा विजित क्षेत्रों के बाद भी अपने राज्य का विस्तार किए और इतने अच्छे तरह से विस्तार किए थे। या यूं कह लें कि लगभग 16 राज्यों को विजय प्राप्त किए थे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आज बिंदुसार के बारे में और बिंदुसार के बारे में देखते हैं कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बिंदुसार को जो है अपने आप में अजात शत्रु बनाने के लिए मजबूर करता है। तो आइए फ्रेंड्स बोर्ड की तरफ चलते हैं। बिंदुसार ये चंद्रगुप्त का पुत्र रहते हैं और अशोक का ये पिता। इनको कई नामों से जाना जाता है। कई नामों का मतलब ये कि ये अमित्रघात के नाम से जाने जाते हैं। अमित्रघात साथ में इनको जो है एक अमित्र केटे के नाम से भी इनको जाना जाता है, जिसे संस्कृत में अनुवाद किया जाता है तो ये शत्रुनाशक ही होता है। दूसरा इनका नाम जो दिया गया वो सिंह सेन भी इनको पुकारा जाता था। और तीसरा एक नाम है मद्रसार भी इनका उपनाम था। और चौथा अजात शत्रु वरिसार के नाम से भी ये जाने जाते हैं। और चौथा जो यूनानियों द्वारा इनको समय समय पे नाम से पुकारा गया, जिसमें यूनानियों द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण नाम था, वो नाम था अमित्रोचेट्स, जिसे शत्रुनाशक कहते हैं। तो ये यूनानियों द्वारा भी इनको एक नाम दिया गया। तो इस प्रकार देखा जाए कि ये बिंदुसार का इतने सारे नाम दिया गया है कि ये मतलब इनको चाहे जिस नाम से आप पुकार लीजिए, बिंदुसार जो है अपने आप में कहीं न कहीं इस बात पे खरे उतरते हैं और साक्ष्यों के माध्यम से भी पता चलता है कि वास्तव में ये शत्रुओं का नाश किए थे। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं। यूनानियों ने जो शत्रुनाशक नाम दिया था वो साउथ के विजय के बाद दिया था। साउथ का विजय की मतलब जहां तक इनके पिताजी विजय प्राप्त कर चुके थे उसके बाद भी अपने राज्य का विस्तार किए। और कहा जाता है कि कर्नाटक के बाद के क्षेत्र जो है इन्होंने विजय प्राप्त नहीं किया। इनके पिताजी विजय प्राप्त नहीं किए। इसका सिर्फ एक ही वजह था कि वो जो है पांड्य, चेर और चोलों के साथ जो इनके संबंध रहा है वो काफी जो है मधुर संबंध रहा है या मित्रवत संबंध रहा है। इसलिए जो उसके बाद जो है उन राज्यों को ये विजय नहीं प्राप्त किए। तो अगर हम इस पे चलें तो ये पॉइंट इनका जो साउथ विक्ट्री के बाद ही इनको अमित्रोचेट्स जो यूनानी बोले थे और इनके विजय अभियान की जो कर्नाटका बताए अभी आप, कर्नाटका तक जाता है और कर्नाटक तक जाके रुकने का सेंस यही था कि दक्षिण के जितने भी जो राज्य थे वो मौर्यों के साथ, जैसे चोल, पांड्य और चेर के साथ मधुर, इन राजाओं के साथ बहुत मधुर संबंध थे। इसलिए जो है उसके बाद ये राज्यों का विजय प्राप्त या उनपे इन्होंने आक्रमण नहीं किया। आगे इनको तिब्बती लामा एक है, जो तिब्बती लामा जिनका नाम था तारानाथ, तथा जैन अनुश्रुति के अनुसार ये भी जानकारी मिलती है कि चाणक्य इनका जो है महामंत्री थे। चाणक्य जो है इनके महामंत्री थे, यानी कि इनके शासन काल में चाणक्य भी एक मंत्री की भूमिका निभाए और साथ में इनके पिता जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके साथ तो वो चाणक्य की अपनी अलग ही भूमिका रही है। आगे फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बताया था कि 16 राज्यों के राजाओं को ये जो है और सामंतों को
नाश किए थे। इसीलिए इनको शत्रु नाशक कहा जाता है, अमित्र घात कहता है। और इतने सारे नाम, सिंहसेन, मंत्रसार, अजात शत्रु, अभिसार, वरिसार भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इतने सारे नामों का देने का मतलब सिर्फ यही था कि वास्तव में ये जो 16 राज्यों के सामंतों के राजाओं को और सामंतों का जो नाश किया है, जो ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आगे इनके बारे में कुछ और जानकारी है कि तक्षशिला, जो तक्षशिला है, और खस यानी कि नेपाल के आसपास के जो भी देश थे या राज्य थे, उन सबको जो है ये उनके विद्रोहों को शांत भी किए और उन पर विजय भी प्राप्त किए थे। इसलिए जो इनके अधिकार क्षेत्र और भी बढ़ गया था। इसलिए जो है इनकी जो शासन व्यवस्था, या यूं कहें कि विजय अभियान, काफी अच्छी मानी जाती है। स्ट्रेबो जो है इतिहासकार, स्ट्रेबो का बताता है कि सेल्यूकस का जो उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम जो था, सेल्यूकस का उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम जो था, जो वो अपना राजदूत जो जिसका नाम था डायमेकस, वो बिंदुसार के दरबार में उसे भेजा था। यानी कि फिर से समझिए कि सेल्यूकस का एक उत्तराधिकारी जो एंटियोकस प्रथम था, वो राजदूत डायमेकस को राजदूत बनाया और बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और लास्ट इसकी एक पॉइंट है कि ये आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे। तो ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। ये बिंदुसार के बारे में एक छोटी सी टिप्पणी थी, या यूं कह लें कि बिंदुसार से बनने वाले हर एक प्रश्न इतने में ही समाहित है। तो फ्रेंड्स, आइए हम इसके आगे और कुछ चलते हैं और बताते हैं कि इसके और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। बिंदुसार को कहा जाता है, बिंदुसार के बारे में, कि 16 रानी थी और 101 पुत्र थे। बिंदुसार की 16 रानियां थी और 101 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र जो था सुमन या सुसीम था। इसका सुमन नाम या सुसीम नाम दोनों में से एक, सुसीम नाम से अक्सर लोग जानते हैं, लेकिन सुमन नाम भी इसको कहा जाता है। जिसमें सुसीम के बारे में अगर बताया जाए तो ये तक्षशिला प्रांत का प्रांतपति था, और वहीं पे जो सबसे छोटा पुत्र जो था वो अशोक था। ये जो है अवंती का प्रांतपति था। अशोक अवंती का प्रांतपति जो छोटा पुत्र था, और सुसीम जो है ये तक्षशिला का प्रांतपति था। अब यहाँ पे हम सुसीम के बारे में छोटी सी बात बता देते हैं कि राधा गुप्त बताए हैं, राधा गुप्त द्वारा इनके बारे में कहा गया है कि शासन को ये संभालने में अक्षम था। कौन? सुसीम। सुसीम की योग्यता को अगर देखा जाए तो अशोक के मुकाबले बहुत ही कम थी, और यहाँ तक कम थी कि ये अपनी शासन प्रणाली, अपने राज्य क्षेत्र को भी ये संभाल नहीं पाते थे। राज्य क्षेत्र यूं कहें कि प्रांतों को ये नहीं संभाल पाते थे। वहीं पे अशोक जो है छोटा पुत्र होने के बाद भी ये अवंती प्रांत का प्रांतपति तो था ही, साथ साथ में इससे रिलेटेड या इससे संबंधित बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो काफी मजबूत हैं और काफी महत्वपूर्ण हैं, जिसमें 272 में शासन पर कब्जा कर लिया था। 272 बीसी में इसने शासन पर कब्जा कब किया? जब पिता की मृत्यु हो गई। जब इनके पिता की मृत्यु, बिंदुसार की मृत्यु हुई, उसके बाद जो है 272 में इन्होंने जो है इस शासन पे कब्जा किया। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने जो है 99 अपने भाइयों का वध किया था। एक पुत्र होने के का मतलब हुआ कि ये 100 भाइयों का इन्होंने वध किया होगा। 272 में इन्होंने अपनी जो सारे शासन पे कब्जा कर लिया। और ये भी बताया जाता है कि तिष्य को छोड़कर, अब इस आधार पे एक तो अशोक रह गए, दूसरा तिष्य रह गया, बाकी जो है वास्तव में ये 99 भाइयों का ही वध किए थे। तो तिष्य को छोड़कर सभी भाइयों का इन्होंने वध किया था। दूसरी जो अगली पॉइंट है, 268 बीसी में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया, और 232 यानी कि 36 साल तक अपना शासन इन्होंने किया था। 36 साल तक ये शासन किए हैं, जो 232 तक। आगे देखें अगली पॉइंट, कलिंग को छोड़कर संपूर्ण भारत पर इन्होंने जो है अपना अधिकार किया था। कलिंग को छोड़कर संपूर्ण भारत पे अधिकार किया था। 261 बीसी में कलिंग पर ये आक्रमण करते हैं।
261 बीसी में ये कलिंग पे आक्रमण करते हैं, जो इनका जो है इनके 8वें वर्ष का रहा। ये इनकी शासन व्यवस्था का जो 8वां वर्ष था, उसी समय जो है 261 में ये कलिंग पे आक्रमण करते हैं। यही एक वो टर्निंग पॉइंट थी जो अशोक को अपने जो राज्य विस्तार की प्रणाली, राज्य विस्तार की सोच या राज्य विस्तार की जो डायनेस्टिक में समाहित थी, यहीं से वो जो है इसी टर्निंग पॉइंट से परिवर्तित होती है। और इन्होंने जो है कलिंग पे आक्रमण करते हैं। कहा जाता है कि कलिंग पे जब ये आक्रमण किए थे तो लगभग ये 1.5 लाख सेनाओं का वध किए थे, या सेना ना कह के 1.5 लाख, 1 लाख लोगों का इन्होंने हत्या की थी और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाए थे। ये शिलालेख से पता चलता है। यानी कि 1 लाख लोगों को मारे थे, 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाए थे। और ये जो जानकारी मिलती है ये शिलालेखों से मिलती है, अशोक के शिलालेखों से जानकारी मिलती है। अच्छा, और इम्पोर्टेंट बात कि इसके कलिंग के युद्ध के बारे में बताया जाता है कि जब कलिंग का युद्ध हुआ था और मारे जाने वाले जो 1 लाख लोग थे, वहां पे एक दया नदी है जो कलिंग के पास ही है, दया नदी। उस दया नदी में जो पानी थी वो रक्त के रूप में रक्त में परिवर्तित हो गई थी। यानी कि इतने रक्तपात हुए थे कि वो नदी का पानी जो है रक्त रंजित हो, रक्त से पूरी तरह से भर गया था। तो उसमें बहने वाला जो है पानी न होकर रक्त होता, इतना भयानक, इतना क्रूर और इतना ज्यादा भयावह था कि उस स्थिति को देखकर अशोक जो है कांप उठा, खुद ही कांप उठा, और उसके बाद उसका हृदय परिवर्तित हुआ। यानी कि अशोक का प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ये तीनों में ऐसा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र का इसने अपना विस्तार किया था। मतलब जो प्राचीन, आधुनिक और मध्य, तीनों में सबसे बड़ा इसने अपना राज्य क्षेत्र का विस्तार किया था। और ये 9वें वर्ष जो है अपना राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में अपना जो है ये जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी उसे त्यागते हुए, ये त्यागना क्या, साम्राज्य विस्तार की नीति जो हथियारों के बल पे या फिर तलवार के दम पर या रक्तपात करके जो करते थे, वो अशोक जो है उसको त्याग कर ये राज्य विस्तार की नीति जो है शांति, सद्भाव, प्रेम, मोहब्बत और धम्म की नीति के माध्यम से ये जो है अपने ये बौद्ध धर्म को उसके बाद स्वीकार करते हैं। और उसके बाद ये अपना जो है राज्य विस्तार शांति के माध्यम से हो सकता है तो किए, नहीं हो सकता तो उसे किसी प्रकार का दबाव नहीं दिए। तो फ्रेंड्स जो है ये अशोक के बारे में एक छोटी सी जानकारी थी। आइए इस पे मैं एक बार रिवीजन कर देता हूं। सबसे पहले बिंदुसार के बारे में, चंद्रगुप्त का पुत्र ये रहते हैं और अशोक का ये पिता है। दूसरा, इनको कई नामों से जाना जाता है, अमित्रघात, सिंहसेन, मद्रसार, अजात शत्रु, वरिसार, और यूनानी इन्हें जो है अमित्रोचेट्स या शत्रुनाशक के नाम से कहा जाता है। शत्रुनाशक साउथ की विक्ट्री के बाद ही जो है यूनानी इन्हें अमित्रोचेट्स का नाम देते हैं। आगे बढ़ते हैं, जब विजय, इनका जो है विजय अभियान कर्नाटक में जाकर रुकता है, और कर्नाटक में रुकने का मतलब सिर्फ एक ही होता है कि इनके संभवतः जो है, या यूं कह लें कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, यानी मौर्य साम्राज्य से ये चोल, पांड्य और चेर, ये तीनों राजाओं के साथ इतने अच्छे संबंध थे, इसलिए जो है इन क्षेत्रों पे कभी भी आक्रमण नहीं किए। आगे चलते हैं, तिब्बती लामा जो तारानाथ थे वो, तथा जैन अनुश्रुति के अनुसार, जो तारानाथ और जैन अनुश्रुति के अनुसार ये भी जानकारी दी जाती है, बताया जाता है कि जो चाणक्य थे इनके भी मंत्री थे। चाणक्य जो है इनके भी मंत्री, बिंदुसार के भी मंत्री थे। और ये भी इनके बारे में जानकारी है कि 16 राज्यों के राजाओं को एवं 16 राज्यों के राजाओं को तथा सामंतों को पूरी तरह से जो है नष्ट किए थे। आगे अगली पॉइंट है, तक्षशिला खस यानी नेपाल के आसपास के क्षेत्र, विद्रोहों को शांत और विजय करने में कार्य जो है इन्होंने किया था। और स्ट्रेबो के अनुसार सेल्यूकस
फिर से ध्यान से सुनिएगा, सेल्यूकस का उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम था। सेल्यूकस का जो उत्तराधिकारी था एंटियोकस प्रथम था। इन्होंने जो है अपना राजदूत जिसका नाम था डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में इन्होंने रखा था या भेजा था। ये बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। आगे जो है मैं जो आपको जानकारी दिया हूँ या हम लोग पढ़े हैं, बिंदुसार की 16 रानियां थी और 101 पुत्र थे। सबसे बड़ा सुसीम था और छोटा अशोक। जहां सुसीम जो है अपना तक्षशिला का प्रांतपति था और राधा गुप्त ने इनके बारे में बताया है कि ये शासन व्यवस्था को बहुत अच्छे तरह से नहीं संभाल पाए थे या इनके अंदर अक्षमता थी। वहीं पे अशोक अवंती प्रांत का जो प्रांतपति था और 272 में शासन पर कब्जा कर लिया। जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो इन्होंने जो है इस 272 में शासन पे कब्जा करते हैं। तिष्य को छोड़कर सभी भाइयों का इन्होंने वध किया, यानी कि इन्होंने जो 99 भाइयों का वध किया। 268 बीसी में यानी 268 बीसी में राज्याभिषेक करवाते हैं और 232 यानी कि 36 साल तक इन्होंने शासन किया। कलिंग को छोड़कर, नेक्स्ट पॉइंट है, कलिंग को छोड़कर इन्होंने संपूर्ण भारत पे अधिकार किया। और फिर जब कलिंग पे 261 बीसी में आक्रमण करे तो वो जो था इनके शासन का 8वां वर्ष था। और 8वें वर्ष जब कलिंग पे आक्रमण करते हैं तो ये बहुत ही खतरनाक रहता है। 1 लाख लोग मारे जाते हैं और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए जाते हैं, जो अशोक के शिलालेखों से ये जानकारी मिलती है। अशोक का जो कहा जाता है कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक इन तीनों में इनसे बड़ा महान या इनसे बड़ा कोई राज्य क्षेत्र नहीं था। और लास्ट है जो इनका राज्याभिषेक 9वें वर्ष में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। मतलब ये जो है 9वें वर्ष में जो है राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। और बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद जो है ये अपना जो कार्य प्रणाली थी वो अपना धम्म के माध्यम से चलाए। अब साम्राज्य की जो भी मतलब व्यवस्थाएं थी वो धम्म के माध्यम से, शांतिपूर्ण सद्भाव के माध्यम से किए। अगला वीडियो मेरा अशोक पे आएगा, अशोक की जो प्रशासनिक व्यवस्था, अशोक का धम्म और अशोक से संबंधित वो महत्वपूर्ण जानकारियां जो शिलालेखों में दी हुई हैं और जो छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी इनके शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, जो भी साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दूंगा जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन हर बार बनता है। और इतना मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि इसको एक बार इस वीडियो को अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये जान लीजिए कि ये जो है आपके परीक्षा में आपका सहायक निश्चित रूप से होगा। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न बनते हैं तो वो गलत नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो अगर आपको कहीं से भी प्रभावित किया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।